हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आप सभी डियर बैंकर्स का स्वागत है मॉड्यूल डी की। आज हम लोग क्लास नंबर 3 आपके साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो फटाफट सभी डियर बैंकर्स जुड़ जाइए जिससे कि हम अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर पाएं। और मैं बात कर रहा हूं एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट पेपर 1 की। तो दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB बाय अरविंद सर, या आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि टिपिकल कोर एलिमेंट ऑफ मैंडेट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मस्ट इंक्लूड, यानी आपको बताने कोर एलिमेंट्स ऑफ मैंडेट, है ना, ऑफ द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी CCO। तो पहला है द डिजाइन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क इज करेक्ट, ensure that fraud do not take place in the bank, effective communication on compliance expectations, training on the regulatory and conduct risk। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, पहला तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी यहां पर फ्रॉड डू नॉट टेक प्लेस इन द बैंक, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या, सेकंड क्वेश्चन, बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेक अ नंबर ऑफ डिस्क्लोजर्स। बैंक्स को बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करने होते हैं, यानी जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। द करंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर बैंक आर स्पेल्ड आउट मेनली इन द फॉलोइंग रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो सेबी डिस्क्लोजर गाइडलाइंस, RBI गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, RBI गाइडलाइंस फॉर बेसिल 3 रिक्वायरमेंट्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो तो यहां पर RBI की जो भी गाइडलाइंस है वो तो फॉलो करनी है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है, बट सेबी की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं आती है। तो यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ओनली 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। देखिए बहुत सारे डिस्क्लोजर्स हैं। So current disclosures requirement for the banks are spelled out mainly in the following status and regulations और standards। पहला जो डिस्क्लोजर बैंकों को करना होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत करना होता है। यहाँ RBI एक्ट कहीं नहीं है, याद रखिएगा। RBI एक्ट 1934 के तहत कोई डिस्क्लोजर की बात यहाँ पे नहीं की गई है। सेकंड, द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोज करने की। द कंपनीज रूल्स 2014 के तहत डिस्क्लोजर करना है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत करना है। RBI गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड RBI गाइडलाइंस फॉर बेसिल 3 रिक्वायरमेंट। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 6 प्रकार के आपके डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट हैं जो करंट डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट में आते हैं बैंक के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द RBI who hold the primary responsibility for approving business strategy and ensuring prudential risk management। तो देखो ये जिम्मेदारी तो दोनों की है, बिजनेस स्ट्रेटजी और प्रूडेंशियल रिस्क से बचने की जिम्मेदारी दोनों की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी है और सीनियर मैनेजमेंट की भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों ही सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है, विच प्रिंसिपल बेस्ड ऑन RBI गाइडलाइंस ड्राइव्ड फ्रॉम द बेसिल्स कमिटी एम्फसाइज द इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन विद इन द बैंक। तो देखो जो भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन विद इन अ बैंक है उनके इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन की अगर बात की जाए तो RBI गाइडलाइंस के अनुसार बेसिल फ्रॉम द बेसिल कमिटी कौन सा प्रिंसिपल इसके ऊपर बेस्ड है। तो मेरे हिसाब से प्रिंसिपल 2, टोटल 11 या 12 प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाए हैं, उसमें से प्रिंसिपल 2 क्या कहता है, देखो प्रिंसिपल 2 कहता है द बैंक्स इंटरनल ऑडिट फंक्शन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। बैंक का जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना चाहिए ऑफ द ऑडिट एक्टिविटीज, क्या कर पाए, जिससे कि वो ऑडिट एक्टिविटीज कर पाए, विच रिक्वायर द इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू हैव सफिशिएंट स्टैंडिंग एंड अथॉरिटी विद इन द बैंक, उसके पास पर्याप्त अथॉरिटी भी होनी चाहिए, देयर बाय इनेबलिंग इंटरनल ऑडिटर टू कैरी आउट देयर असाइनमेंट्स विद ऑब्जेक्टिविटी, जिससे कि उनको जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं उनको जिस काम के लिए रखा गया, जो उनकी ऑब्जेक्टिविटी उसको वो पूरा कर पाए। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहता है, who observe the internal audit function of a bank as per principle 9
ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। अब रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट RBIA, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का फुल फॉर्म क्या होता है? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का फुल फॉर्म क्या होता है? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये बताइए। सॉरी, RBIA का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। सो हु ऑब्जर्व द इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑफ द बैंक एज पर प्रिंसिपल 9। प्रिंसिपल 9 की बात यहां पे की गई है, ठीक है। तो प्रिंसिपल 9 के अनुसार रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट को ओवरसी कौन करता है? CEO ऑफ बैंक, ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट या शेयर होल्डर्स। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, यहां पे मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट या ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड होना चाहिए। देखो, तो यहां पे ये दो ऑप्शन आपके हो सकते हैं, आपका सी और डी नहीं हो सकता। अब इनका कहना है कि ओवरसी पूरी तरह से कौन देखेगा? तो पूरी तरह से देखेगा कौन? ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड। कौन देखेगा दोस्तों? ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड। किसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल 9। प्रिंसिपल 9 क्या कहता है? प्रिंसिपल 9 कहता है द ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड शुड ओवरसी द बैंक्स इंटरनल ऑडिट फंक्शन। जो ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ACB भी कहते हैं, ACB की जिम्मेदारी होती है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन को बैंक में देखे, ठीक है, प्रिंसिपल 9 के अनुसार। अब दोस्तों आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, CAIB क्रैश कोर्स दिसंबर 2025 विद टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लॉन्च कर चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप दीपावली के इस ऑफर में इन कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं, जिससे कि आप अंतिम जो 1 महीना है उसमें अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएं, तो आप 1499 रुपए में हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नाउ फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल 11 ऑफ RBIA हु इंश्योर कंप्लायंस विद इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कोड ऑफ एथिक्स विद इन द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो आपको बताना है कि कौन सुनिश्चित करता है कंप्लायंस इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड को और कोड ऑफ एथिक्स को? CEO ऑफ द बैंक, हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट? चलिए आंसर दीजिए, विच वन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो देखो, प्रिंसिपल 11 ऑफ RBIA क्या कहता है कि किसकी जिम्मेदारी है? हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट की जिम्मेदारी होती है कि वो इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स को, है ना, और कोड ऑफ एथिक्स को इंटरनल ऑडिट फंक्शन में इंश्योर करे, सुनिश्चित करे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए क्या कहता है प्रिंसिपल 11, द हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कंप्लाइज विद साउंड इंटरनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एंड विद रिलीवेंट कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स में क्या आता है? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और कंपिटेंसी, ये 4 आते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि कोड ऑफ एथिक्स में क्या आता है, कोड ऑफ एथिक्स में क्या आता है, तो आप क्या टिक लगाओगे? कोड ऑफ एथिक्स में क्या आता है, तो आप क्या टिक लगाओगे? सबसे पहले इंटीग्रिटी, ठीक, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक, और क्या आ जाता है? कंपिटेंसी, कंपिटेंसी, ठीक है, 4 चीज आती हैं, ठीक है, डन है। नाउ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टू whom should all pending high risk and medium risk area be reported under the risk based internal audit? तो हाई रिस्क और मीडियम रिस्क एरियाज की रिपोर्ट किसके पास जाएगी? किसके पास जाएगी ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स आपका ऑप्शन है, दूसरा आपका सीनियर मैनेजमेंट है, तीसरा बोर्ड और ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज है। तो यहां पर जो आपका हाई रिस्क और मीडियम रिस्क की इंफॉर्मेशन है वो बोर्ड और ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड के पास जाती है। तो ऑल पेंडिंग एंड हाई रिस्क, मीडियम रिस्क पैरास should be reported to the board ACB in order to highlight key areas which risk mitigation has not been undertaken despite risk identification। तो ये रिपोर्ट बोर्ड के पास क्यों भेजी जाती है? बोर्ड के पास क्यों भेजी जाती है और कमिटी ऑफ बोर्ड के पास क्यों भेजी जाती है? क्यों कि ये वो रिस्क एरियाज हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, रिस्क
एरियाज हैं जिनको हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई तो कर लिया, बट इसके अभी रिस्क मिटिगेशन के लिए कोई स्टेप नहीं लिया गया, रिस्क मिटिगेशन के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया गया, जो कि हमें प्रूडेंशियल लॉस पहुंचा सकते हैं बैंक को। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिवील unacceptable risk level accepted by the bank management, who should the HIA discuss the matter with according to the RBI guidelines? तो HIA किसके साथ, मतलब HIA के साथ कौन डिस्कस करेगा? Who should the HIA discuss the matter with according to the RBI guidelines? किस केस में? In case the internal audit reveals, इंटरनल ऑडिट में क्या आइडेंटिफाई किया गया है? इंटरनल ऑडिट में क्या आइडेंटिफाई किया गया है? इंटरनल ऑडिट में रिवील किया गया अनएक्सेप्टेबल रिस्क लेवल को। ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल ऑडिटर, शेयर होल्डर्स, सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड एंड कमिटी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फिर यहां पे भी क्या होना चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड एंड कमिटी। तो इफ द इंटरनल ऑडिट रिवील्स दैट बैंक मैनेजमेंट हैज एक्सेप्टेड अ लेवल ऑफ रिस्क दैट मे बी अनएक्सेप्टेबल टू द बैंक, HIA should discuss the matter with senior management। पहले तो वो सीनियर मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। इफ द इशू इज नॉट रिजॉल्व, अगर इसके बाद भी रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर वो मैटर बोर्ड और कमिटी के पास एक्सेलरेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर RBIA रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, अगर हम बात करें एज पर RBIA गाइडलाइंस ऑफ RBI, द बोर्ड शैल डेलीगेट इट्स पावर टू द ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड। तो जो बोर्ड होता है वो अपनी पावर ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड को दे देता है, किन काम को करने के लिए? कंडक्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क, रिव्यू ऑफ द पॉलिसीज, प्रोसेस, सिस्टम एंड कंट्रोल, रिव्यू ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क। चलिए आंसर दीजिए, विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो यहां पर देखिए, आपको अगर हम बात करें RBI गाइडलाइंस ऑफ RBI की, तो बोर्ड अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करने के लिए भी, इंप्लीमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क, रिव्यू ऑफ द पॉलिसीज, प्रोसेस, सिस्टम, कंट्रोल एंड रिव्यू ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क। तो ये चारों ही सही हो जाएंगे, ऑल आर करेक्ट, यहां पे सभी ऑप्शन सही हैं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर हम बात करें, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर of the bank shall have overall responsibility to ensure internal audit function is properly positioned, staff, resources, so that it can carry out assigned duty independently, objectively और इफेक्टिवली। तो पूरी जिम्मेदारी किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो बोर्ड shall delegate its power for the conduct of internal audit, implementation of internal audit framework, review of policy, process, system, control and the review of effectiveness of implementation of the internal audit framework to the audit committee of board। ठीक, तो अगर बोर्ड चाहे तो डेलीगेट कर सकता है ACB को भी अपनी ये पावर। हाउ ऑफन should the audit committee meet according to RBI's guidelines on risk based internal audit? तो जो हमारी ऑडिट कमिटी है उसको कितने दिनों के अंदर मीट करना चाहिए RBIA के अनुसार? मंथली मीट करेगा, बाय एनुअली करेगा या क्वार्टरली या एनुअली? अब इनमें से आपको आंसर देना है कि कैसे मीट होनी चाहिए, मीटिंग कितने दिन में एक बार कम से कम होनी चाहिए। तो आपकी जो ऑडिट कमिटी की मीट है वो क्वार्टरली एटलीस्ट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? क्वार्टरली। तो द ऑडिट कमिटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन क्वार्टर एंड at such other times the board of directors may be resolution required or member of the audit committee may be requested। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन नंबर 11 है, except for the entities where the internal audit function is specialized function and managed by career internal auditor, the tenure of appointment of head of internal auditor shall be appointed for a reasonably long period, preferably for a minimum of 3 years। 3 साल कम से कम HIA को अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो कम से कम लॉन्ग पीरियड जो है वो 3 साल मिनिमम होना चाहिए। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर HIA हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट except for the entities where the internal audit function is specialized function and managed by career
internal auditor. The HIA shall be appointed for reasonable long period, preferably for a minimum of 3 years. ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12. As per RBI guidelines on RBIA, the head of internal audit shall directly report to audit committee of board या MD CEO या होल टाइम डायरेक्टर। तो आप आंसर लगाओ एनी ऑफ अबव, तीनों में से किसी को भी रिपोर्टिंग जा सकती है, तीनों में से किसी के पास भी रिपोर्टिंग जा सकती है। सो HIA सेल डायरेक्टली रिपोर्ट टू आइदर द ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, MD CEO और होल टाइम डायरेक्टर। देखो ACB को भी जा सकती है, MD CEO को भी जा सकती है और होल टाइम डायरेक्टर को भी जा सकती है। Should the board of director decide to allow the MD CEO or whole time director to be the reporting authority, अब ये डिसाइड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा ऑफ द HIA। सो देन द रिव्यूइंग अथॉरिटी, याद रखिएगा रिव्यूइंग अथॉरिटी हमेशा ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड रहेगा। एक्सेप्टिंग अथॉरिटी सेल बी विद द बोर्ड इन मैटर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द HIA। तो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी बोर्ड रहेगा, रिव्यूइंग अथॉरिटी ACB रहेगा जब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी क्लियरली। तो दिवाली का स्पेशल ऑफर चल रहा है जहां पे 60% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर, और ये ऑफर अब 27 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो दोस्तों आप सभी के लिए 6 मंथ महापैक मात्र 2,999, 12 मंथ महापैक 4,599 और 24 मंथ महापैक 6,599 में अवेलेबल है। CAIB महापैक की अगर हम बात करें तो ऑल कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर यहां कवर होते हैं। तो महापैक की सबसे बड़ी खासियत है कि 20+ बैचेस, 400+ क्लास नोट्स, 200+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट आपके लिए उपलब्ध है। साथ ही साथ आपके लिए हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही हैं और इसे लीस्ट प्राइस 1499 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने एग्जाम की अंतिम क्षणों में कंप्लीट प्रिपरेशन कंपलसरी पेपर की कर सकते हैं। तो दोस्तों और JAIB कैंडिडेट्स के लिए आपके जो भी दोस्त जूनियर और आपके कलीग्स हैं, अगर वो JAIB की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और वो बुक्स को अगर देख रहे हैं तो बेस्ट बुक है JAIB बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स। यहाँ पर आपको एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, क्वेश्चन विद केस स्टडीज और माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन मिलता है और ये किताबें लीस्ट प्राइस 1224 रुपए में अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आपको मिलती हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।